तो आज हमारा टॉपिक क्या है? देखो, गुरु शिष्य, गुरु का अर्थ भी आपने जाना, शिष्य के बारे में भी आपने थोड़ा समझा कि शिष्य किसे कहते हैं। लेकिन गुरु शिष्य परंपरा के अंतर्गत गुरु के क्या गुण होने चाहिए और शिष्य के क्या गुण होने चाहिए, थोड़ा सा आज हम उसके बारे में बात करेंगे पहले। उसके बाद आपका एक टॉपिक ये भी है कि गुरु शिष्य परंपरा से योग विद्या में कैसे गुरु शिष्य परंपरा को हम मतलब और ज्यादा बढ़ा सकते हैं या उसका आधार कैसे है। तो सबसे पहले हम गुरु के महत्व को जानेंगे कि गुरु के गुण क्या होने चाहिए। ठीक है। जैसे गुरु शिष्य परंपरा के बारे में हमने जाना, जो हमने शिव जी की एक स्टोरी सुनी थी कि आदिनाथ गुरु, जो आदिनाथ शिव है, वही गुरु शिष्य परंपरा के सबसे पहले गुरु थे। वहीं से ही गुरु शिष्य परंपरा अवतरित हुई थी। ठीक है। अब हम एक गुरु के गुण जानेंगे, तो आप हेडिंग डालेंगे गुरु के गुण या गुरु की विशेषताएं। गुरु शिष्य परंपरा के अंतर्गत गुरु की क्या क्या विशेषताएं या क्या क्या गुण होने चाहिए, या गुरु जो एक इतना मतलब जो पूजनीय व्यक्तित्व होता है, उसमें हमें क्या क्या उसके महत्व में या उनमें क्या क्या महानताएं मानी गई है या होनी चाहिए। तो गुरु के लिए कहा गया है कि गुरु से जितना ज्ञान मिले उसे ग्रहण करना चाहिए। ऐसा लिखा भी गया है कि शिष्य वही जो सीख ले, गुरु का ज्ञान अगाध, भक्ति भाव मन में रखे, चलता चले अबाध। शिष्य वही जो सीख ले, गुरु का ज्ञान अगाध, भक्ति भाव मन में रखे, चलता चले अबाध। कहा भी गया है कि जो शिष्य अपने गुरु से प्राप्त ज्ञान को आत्मसात कर ले, आत्मसात मतलब उसे पूरी तरह आत्मा से ग्रहण करे, गुरु के महत्व को जो समझता है, गुरु के प्रति श्रद्धा सम्मान अनुराग रखते हुए जो कर्म पथ पर चलता है, वही सच्चा और आदर्श शिष्य कहलाया गया है। लेकिन हम पहले चर्चा करेंगे गुरु के विषय में। तो गुरु और शिक्षक और आचार्य, ये बहुत से मतलब ऐसे शब्द है जो सिमिलर है, तो हमें कुछ इनमें थोड़ा सा पहले डिफरेंस आना चाहिए कि इनमें क्या अंतर है। तो जो टीचिंग है या टीचर्स हैं, उसको 5 श्रेणियों में बांटा गया है। ठीक है। जो टीचर है उसको हम 5 श्रेणियों मतलब 5 नामों से भी हम उन्हें जानते हैं। जैसे इनकी 5 श्रेणियां कौन सी है? सबसे पहले है शिक्षक। शिक्षक किसे कहते हैं? जो स्कूलों में शिक्षा देता है। सबसे पहले हो गए शिक्षक, जो स्कूलों में शिक्षा देते हैं, वही शिक्षक होते हैं। दूसरे नंबर पर आते हैं आचार्य। आचार्य जो अपने आचरण से शिक्षा देता है, उसे आचार्य कहते हैं। जो अपने आचरण से शिक्षा देता है उसे आचार्य कहते हैं। थर्ड है कुल गुरु। गुरु की अगर श्रेणियां देखी जाए या जिनसे हमें ज्ञान मिलता है उसकी श्रेणी देखी जाए, तो वो 5 प्रकार की मानी गई है। सबसे पहले है शिक्षक, फिर है आचार्य, और थर्ड नंबर पे इसको डिवाइड किया गया है कुल गुरु। आचार्य कौन है? जो अपने आचरण से शिक्षा देते हैं। आचार्य जो अपने आचरण से शिक्षा देते हैं। कुलगुरु, कुलगुरु किसे कहा गया है? जो वर्ण आश्रम धर्म के अनुसार, वर्ण आश्रम क्या है? जो वर्णों के अनुसार आधार पर, जो पहले वर्ण व्यवस्था के आधार पर जो मतलब 4 प्रकार के जो वर्ण थे, उन्हीं के अंतर्गत या उन्हीं के अंदर जो अपने संस्कारों का ज्ञान देता है, उनको क्या बोला गया है? कुलगुरु। कुलगुरु जो वर्णाश्रम धर्म के अनुसार संस्कार ज्ञान देता है। फोर्थ नंबर पर है दीक्षा गुरु। दीक्षा गुरु किसे कहा गया है? जो परंपरा का अनुसरण करते हैं। एक्सक्यूज मी मैम, जो मैम थर्ड वाले फिर से रिपीट कीजिएगा, कुल गुरु का। ठीक है। जो कुल गुरु है वो कौन है? जो वर्णाश्रम धर्म के अनुसार संस्कार ज्ञान देते हैं। जैसे फॉर एग्जाम्पल, अगर आप ब्राह्मण वर्ण से हैं, तो जो ब्राह्मण वर्ण में जितने भी आपके संस्कार होते हैं, जो आपकी प्रथाएं हैं, परंपराएं हैं, जो रीति रिवाज है, जो उनका ज्ञान देते हैं, उन्हें कुल गुरु कहते हैं। आप देखते हैं गढ़वाल में या हम प्लेन्स में भी देखते हैं, हर एक घर में एक कुल देवी या कुल देवता होते हैं, जिनके बारे में हमें जब भी हम पूजा पाठ करते हैं तो हमारे एक फैमिली पंडित होते हैं, जो हमें उनके टाइम टाइम पर उनके बारे में हमें बताते हैं कि हमें क्या क्या करना चाहिए। तो कुल गुरु वो होते हैं जो धर्म के अनुसार संस्कार ज्ञान देते हैं। फिर है दीक्षा गुरु। दीक्षा गुरु किसे कहा गया है? जो परंपरा का अनुसरण करते हुए अपने गुरु के आदेश पर आध्यात्मिक उन्नति के लिए मंत्र दीक्षा देते हैं। फिर से मैं रिपीट करती हूँ, जो परंपरा का अनुसरण करते हैं,
या परंपरा का अनुसरण करते हुए अपने गुरु के आदेश पर आध्यात्मिक उन्नति के लिए मंत्र दीक्षा देते हैं। उन्हें क्या बोला जाता है? दीक्षा गुरु। चार कैटेगरी हो गई, शिक्षक, आचार्य, कुल गुरु और दीक्षा गुरु। और सबसे बाद में है सिर्फ गुरु। गुरु किसे कहते हैं? गुरु वास्तव में ये एक ऐसा शब्द है जो अपने आप में ही पूर्ण है। ठीक है, गुरु का अर्थ है जो ज्ञान से भरा हुआ है, जो महान है। अतः पूर्ण ज्ञानी चैतन्य रूप पुरुष के लिए ही गुरु शब्द प्रयुक्त किया गया है। जो पूर्ण ज्ञानी है, चैतन्य पुरुष रूपी पुरुष है, उन्हीं के लिए गुरु शब्द का प्रयुक्त किया गया है। उसकी ही स्तुति ही की जाती है, ऐसे महान व्यक्तित्व की ही स्तुति की जाती है। इसीलिए गुरु के आगे हमेशा देव लगाया जाता है, क्योंकि गुरु को भगवान से भी ऊपर माना गया है, देवताओं से भी ऊपर माना गया है। ठीक है, तो ऐसे ही व्यक्तित्व की या ऐसे ही महान व्यक्ति की स्तुति की जाती है। अब अगर हम एग्जाम्पल लें कि गुरु की श्रेणी में हम कौन कौन से किन किन को रख सकते हैं, जो महान व्यक्तित्व को गुरु किसी भी रूप में आपके जीवन में हो सकता है, किसी भी रूप में आप ज्ञान ले सकते हैं, किसी को भी आप अपना गुरु मान सकते हैं। और शिष्यत्व होने के लिए भी हमारे सिर पर कभी ना कभी ये हमें एहसास होता है कि हमारे सिर पर भी किसी गुरु का हाथ हो। ठीक है, तो हम किन गुरु को एग्जाम्पल दे सकते हैं? जैसे महर्षि रमन, स्वामी समर्थ। स्वामी समर्थ हो गए, महर्षि रमन हो गए, लाहिड़ी महाशय, सोमवार गिरी महाराज, स्वामी शिवानंद, आनंदमयी मां, स्वामी बिमलानंद जी। ये सब गुरु के, मैंने एक नाम आपको इसलिए बताया कि एक एग्जाम्पल आपके पास हो जाए कि इनको गुरु की श्रेणी में रखा गया है। बहुत से ऐसे महान व्यक्तित्व हैं, बहुत से उच्च श्रेणी के गुरु हैं, लेकिन यहाँ पर फॉर एग्जाम्पल कुछ नेम्स मैंने आपको बताए हैं। तो गुरु के मेनली 5 गुण सबसे इंपॉर्टेंट बताए गए हैं कि गुरु के अंदर 5 कौन कौन से विशेषताएं या गुण होने चाहिए। तो वो 5 विशेषताएं कौन कौन सी हैं? सबसे पहले है शील। सबसे पहला है शील। शील किसे बोलते हैं? शील को बोला जाता है विनम्रता। शील को विनम्रता बोला जाता है। ठीक है, गुरु या शिक्षक, आचार्य, लेकिन यहाँ हम चर्चा कर रहे हैं गुरु के बारे में, तो हम गुरु के ही गुणों को यहाँ पर बताएंगे। तो शील का अर्थ होता है विनम्रता। गुरु के व्यक्तित्व में विनम्रता को एक सबसे इंपॉर्टेंट गुण माना गया है। ठीक है, कि गुरु कैसा होना चाहिए? विनम्र स्वभाव का होना चाहिए। ठीक है, अपने इतने उच्च पद पर होने के बाद भी उनके व्यक्तित्व में बहुत शांति और विनम्रता का होना अति आवश्यक माना गया है। सबसे पहला गुण ये है। दूसरा इसमें क्या है, जो सेकंड गुण बताया गया है वो है प्रज्ञावान। सेकंड गुण प्रज्ञावान। प्रज्ञा का अर्थ होता है ज्ञान और वान का अर्थ होता है धारण करने वाला। तो प्रज्ञावान का क्या अर्थ हुआ? जो ज्ञान को धारण करते हैं। सेकंड जो विशेषता या गुण बताया गया है वो है प्रज्ञावान। प्रज्ञा का अर्थ होता है ज्ञान और वान का अर्थ है धारण करने वाला, अर्थात जो ज्ञान को धारण किए हुए वही प्रज्ञावान कहलाता है। तो गुरु की एक दूसरी विशेषता ये बताई गई है कि गुरु में एक ये गुण होना चाहिए, गुरु ज्ञान की ज्योति जलाकर, ऐसा कहा गया है कि गुरु ज्ञान की ज्योति जलाकर शिष्य के मन से अज्ञानता के अंधकार को दूर करता है। प्रज्ञावान इसीलिए बोला गया है क्योंकि ज्ञान का भंडार माना गया है गुरु को, और वो हमेशा अपने ज्ञान को देने के लिए उत्सुक रहते हैं। तो शिष्य के अंदर भी ऐसी जिज्ञासा हो कि गुरु अपने ज्ञान से उनके अंदर जितना भी मन में अज्ञानता है उसके अंधकार को दूर कर सके। तीसरा है इनमें गुण स्नेह भाव, जिसे हम ममता भी कहते हैं। स्नेह जिसे ममता भी कहा जाता है। गुरु का मन हमेशा स्नेह भाव से सरोबार होना चाहिए या स्नेह भाव से भरा हुआ होना चाहिए। क्यों? क्योंकि जब शिष्य पहली बार अपने गुरु के संपर्क में आता है, देखो घर से वो पहली बार बाहर जब निकलता है तो वो किसी ना किसी शिक्षक या गुरु के संपर्क में ही आता है, क्योंकि उन्हें शिक्षा ग्रहण करनी होती है। तो उस बीच में कैसा होना चाहिए? एक स्नेह भाव गुरु के अंदर होना चाहिए, जिससे कि शिष्य के अंदर अपने
सारे जितनी भी उनके अंदर जो भी उलझने हैं, जो समस्याएं हैं, वो अपने गुरु के समक्ष वो रख सके या उनके प्रति आदर भाव ले सके। फोर्थ पॉइंट है संयम। फोर्थ पॉइंट है संयम। संयम का अर्थ क्या है? सहनशीलता। संयम का अर्थ है सहनशीलता। जैसे क्रोध मानव का सबसे बड़ा शत्रु माना गया है ना, उसी तरह से सहनशीलता या संयम मानव का सबसे बड़ा मित्र माना गया है। तो गुरु के अंदर एक सबसे बड़ी विशेषता ये होनी चाहिए कि उनके अंदर संयम होना चाहिए। ठीक है। शिष्य के किसी भी कृत्य पर क्रोध ना करना। कृत्य मतलब कई बार जाने अनजाने में अगर कोई गलती हो जाए तो उस पर क्रोधित ना होना। संयम से, सहनशीलता से, शांति विचार करके उनकी चीजों को समझना। शिष्य के अवगुणों को भी उन्हें इतनी अच्छी तरह से, इतने शांत भाव से तराशना चाहिए कि उनके अंदर वो क्रोध शिष्य के अंदर किसी भी तरह की नकारात्मक ऊर्जा को ना पैदा करे। ठीक है। फिफ्थ पॉइंट है आत्मविश्वासी। गुरु का जो फिफ्थ गुण माना गया है वो आत्मविश्वासी। ये 5 प्रकार के गुण हैं जो एक गुरु के अंदर इनको बहुत ही आवश्यक माना गया है। आत्मविश्वासी क्या है कि गुरु का जो परम कर्तव्य क्या होता है कि वो अपने छात्र या अपने शिष्य के अंतर मन में विश्वास की स्थापना करे, विश्वास को बढ़ाए। आपने देखा है कि अगर आपके टीचर्स आपके कॉन्फिडेंस को बार बार वो उनको आपको कॉन्फिडेंस को डाउन करते रहेंगे तो आप शिक्षा के आप कॉलेज जाना ही बंद कर देते हैं। तो यहाँ पर गुरु के अंतर्गत क्या होना चाहिए? एक सबसे बड़ी विशेषता ये मानी गई कि वो अपने छात्र, शिष्य चाहे जैसा भी है, वो चाहे अच्छा है, अवगुणों से भरा हुआ है या उसके अंदर बहुत कमियां हैं, तब भी उनके आत्मविश्वास को बनाए रखें। विश्वास एक ऐसा संबल माना गया है जो निराशा को निकालकर आशा की रोशन किरणें आपके अंदर ले आते हैं। ओज, उत्साह, अदम्य कार्य क्षमता प्रदान करके आपको आपके कर्तव्य पथ पर अग्रसर करते हैं। तो ये 5 गुण हो गए शिष्य गुरु के। ठीक है। लेकिन अब गुरु शिष्य परंपरा में जितने जरूरी गुरु के गुण माने गए हैं, उससे भी ज्यादा जरूरी है कि शिष्य कैसा होना चाहिए, क्योंकि शिष्य को गुरु ही सेलेक्ट करेंगे। अगर गुरु में ये गुण है तो बहुत अच्छा है, अगर नहीं भी है तो भी ये शिष्य ही उनको सेलेक्ट नहीं कर सकता। ठीक है। तो अब यहाँ पर हम सबसे पहले किसके बारे में बात करेंगे? शिष्य के बारे में। शिष्य क्या होना चाहिए, कैसा होना चाहिए? तो शिष्य का क्या महत्व है या शिष्य का क्या अर्थ है? शिष्य का अर्थ, अब आप नेक्स्ट हेडिंग यही डालेंगे, शिष्य का अर्थ। तो गुरु शिष्य परंपरा में आपको सिर्फ इन्हीं 2 चीजों के बारे में डिस्कस करना है, क्योंकि छात्र विद्यार्थी ये अलग कैटेगरी होगी। ठीक है। गुरु शिष्य परंपरा के अंतर्गत सिर्फ गुरु और शिष्य के बारे में ही चर्चा की जाएगी। इसमें कुछ पूछना है किसी को? क्लियर है? मैं आगे बढ़ूं? ठीक है। तो जो शिष्य है उसकी व्याख्या कैसे करेंगे या उसका क्या अर्थ माना गया है? आध्यात्मिक उन्नति के हेतु जो गुरु द्वारा, आध्यात्मिक उन्नति हेतु जो गुरु द्वारा बताई साधना करता है उसे शिष्य कहते हैं। आध्यात्मिक उन्नति हेतु जो गुरु द्वारा बताई साधना करता है उसे शिष्य कहते हैं। ऐसा कहा गया है कि जो तन, धन एवं प्राण गुरु को समर्पित करे या गुरु को समर्पित करके उनसे योग सीखता है, वही शिष्य कहलाता है। या पत्नी एवं संतान का त्याग कर यदि शिष्य गुरु के पास जाए तब उसे पाप नहीं लगता। पत्नी एवं संतान का त्याग कर यदि शिष्य गुरु के पास जाए तो उसे पाप नहीं लगता। शिष्यत्व का एक महत्व भी बताया गया है कि जो शिष्य होते हैं उन्हें देव, ऋषि, पितर एवं समाज, देव, ऋषि, पितर एवं समाज, ये 4 ऋण शिष्य को चुकाने नहीं पड़ते। जो साधारण मनुष्य है उसे अपने जीवन में ये 4 कार्य बहुत जरूरी बताए गए हैं, लेकिन जो शिष्य तत्व जिसके जो गुरु की शरण में है या जो शिष्यत्व ले रहा है उसको ये 4 जो देव, ऋषि, पितर एवं समाज,
ये 4 ऋण शिष्य को नहीं चुकाने पड़ते, वो इनके भार से अलग माना है, मतलब वो इनका कोई उनके ऊपर कोई कर्ज नहीं माना गया है, वो इससे मुक्त होते हैं जो शिष्य तत्व में रहते हैं। अब गुरु के साथ साथ शिष्य के भी गुण, तो शिष्य के कितने गुण बताए गए हैं? शिष्य के गुण गुरु से बहुत ज्यादा हैं। तो सबसे पहले हम नाम लिखेंगे, पॉइंट्स आप पहले लिख लीजिए, फिर उसको हम 1 बाय 1 उसको एक्सप्लेन कर लेंगे एक एक लाइन में। सबसे पहले है मुमुक्षुत्व। मुमुक्षुत्व आप समझते हैं, जो मोक्ष प्राप्ति की जिसको इच्छा होती है उसे मुमुक्षुत्व कहा गया है। मोक्ष प्राप्ति की इच्छा। नंबर 2, आज्ञा पालन। शिष्य के अंदर, शिष्य तभी बन पाएगा जब उसके अंदर मुक्ति की इच्छा होगी या वो मोक्ष प्राप्त करना चाहेगा, ठीक है, तभी उसे मुमुक्ष तो उसे ही कहा जाता है जिसके अंदर मोक्ष की पाने की जिज्ञासा होती है। उसी जिज्ञासा हेतु वो गुरु की शरण में जाते हैं। सबसे पहला मुमुक्षुत्व, सेकंड है आज्ञा पालन। आज्ञा पालन मतलब शिष्य के अंदर ये गुण होना चाहिए कि वो गुरु की आज्ञा का पालन करे। तीसरा गुण माना गया है विश्वास, श्रद्धा, भाव एवं भक्ति। ये 4 पॉइंट एक ही उस पॉइंट के अंदर डाल दिए गए हैं। विश्वास, श्रद्धा, भाव एवं भक्ति। अगर गुरु के प्रति आप में विश्वास नहीं है, उनके प्रति आपके मन में श्रद्धा नहीं है, अगर आपके अंदर वो भाव नहीं है कि आप उन्हें गुरु माने, या आपको गुरु के लिए सेवा भाव नहीं है, या उनके लिए भक्ति नहीं है, तो आपके शिष्य होने का कोई महत्व नहीं है, ठीक है। 4th पॉइंट है सर्वस्व त्याग करने वाला। जो शिष्य का गुण माना गया है, चौथा गुण है सर्वस्व त्याग करने वाला। सर्वस्व त्याग करना किसको बोलते हैं? जो सब कुछ त्याग कर दे, जिसके अंदर किसी भी चीज की कोई लालसा ना हो। 5th पॉइंट है अर्पण की गई वस्तु का विचार ना करने वाला। अर्पण की गई वस्तु का विचार ना करने वाला मतलब जो अर्पण कर दिया उसके लिए फिर नहीं सोचना कि मैंने ऐसा क्यों किया या मुझे ये नहीं करना चाहिए था। गुरु ने जो कहा, गुरु के चरणों में जो अर्पण कर दिया वो कर दिया, ऐसे भाव होने चाहिए शिष्य के अंदर। नम्रता, जैसे गुरु के अंदर विनम्रता माना गया है गुण, वैसे ही शिष्य का एक गुण है नम्रता। गुरु सेवा, 7th पॉइंट, गुरु सेवा। जब तक गुरु सेवा का भाव आपके अंदर नहीं होगा, आप शिष्य बन ही नहीं सकते। आप चाहे स्टूडेंट हैं, चाहे आप छात्र हैं, स्टूडेंट, विद्यार्थी, जो भी आप हैं, शिष्य हैं, अगर आपके अंदर सेवा भाव नहीं होगा तो आप शिष्य कहलाने के या विद्यार्थी कहलाने के योग्य नहीं हो पाएंगे। क्यों? क्योंकि सेवा भाव सबसे बड़ा गुण माना गया है। फिर है संपूर्ण शरणागति। संपूर्ण शरणागति मतलब पूरी तरह से समर्पित कर देना। गुरु सानिध्य में रहने वाला। 9th पॉइंट, कि जैसा गुरु ने बोला उसी को सत्य मानकर उन्हीं के सानिध्य में रहना। नेक्स्ट है गुरु के प्रति कृतज्ञता, कि जो आपके कर्तव्य हैं आप उनके प्रति हमेशा हमेशा सतर्क रहें कि गुरु के प्रति आपके क्या क्या कर्तव्य हैं, आप उनको हमेशा पूरी तरह से पूर्ण करने का भाव आपके अंदर होना चाहिए। गुरु को मान देने वाला, गुरु को मान देने वाला। नेक्स्ट और लास्ट पॉइंट है साधक तत्व के गुणों वाला। साधक तत्व समझते हैं आप क्या है? साधक तत्व वो हैं जो आपकी साधना में आपको हेल्प करते हैं, जो आपकी साधना में जो हेल्पफुल होते हैं। हठ योग प्रदीपिका में साधक और बाधक तत्व बताए गए हैं। बाधक तत्व क्या होते हैं? 6 बाधक तत्व है, 6 साधक तत्व बताए गए हैं। बाधक तत्व वो है जो आपकी साधना में बाधा पैदा करते हैं या बाधा उत्पन्न कर सकते हैं, और साधक तत्व क्या होते हैं? जो आपकी साधना में हेल्पफुल होते हैं। जैसे अभी आपका एक लेक्चर था चित्त विक्षेप। चित्त विक्षेप जो आपके थे, चित्त विक्षेप क्या होते हैं? वो बाधक तत्व ही हैं जो आपकी साधना में आपको बाधा डालते हैं। तो कैसा शिष्य होना चाहिए? जो साधक तत्व से परिपूर्ण हो।
जिसमें कोई भी बाधक तत्व ना हो, ठीक है। तो ये शिष्य के गुण हैं। अब अगर हम चर्चा करें कि गुरु शिष्य परंपरा, योग से आप कैसे गुरु शिष्य परंपरा को मतलब बढ़ावा दे सकते हैं, योग में कैसे गुरु शिष्य परंपरा को हम उसी तरह से चला सकते हैं या एक पीढ़ी से दूसरी पीढ़ी में हस्तांतरित कर सकते हैं। तो गुरु शिष्य परंपरा का जो चलन है वो आज की आधुनिक जो समाज है या आज की जो आधुनिक शिक्षा प्रणाली है, उसमें भी गुरु शिष्य परंपरा क्या है, कुछ जगह अभी भी विद्यमान है। जैसे संगीत, कला, नृत्य, ठीक है। आप देखते हैं क्लासिकल जितने भी म्यूजिक है उसमें गुरु शिष्य परंपरा है। क्लासिकल जितने भी म्यूजिक हैं, गायन, तबला, सितार, जितने भी आप ये देख लीजिए क्लासिकल म्यूजिक्स हैं, उन सब में गुरु शिष्य परंपरा चली आ रही है। योग में भी गुरु शिष्य परंपरा को बहुत बहुत ही ज्यादा आज भी महत्व दिया गया है या महत्व दिया जाता है। क्यों? क्योंकि गुरु के बिना तो आप योग सीख ही नहीं सकते। आप देखते हैं सुबह जब आप किसी भी योग क्लास में होते हैं, सबसे पहले क्लास का स्टार्टिंग कहाँ से होता है? मंत्रोच्चारण से। सबसे पहले आप मंत्रोच्चारण से करते हैं, गुरु को प्रणाम करते हैं, ठीक है, अपने ईश्वर को धन्यवाद देते हैं, ठीक है। जैसे हम प्रणव जप करते हैं, ओम रिसाइटेशन करते हैं, ये क्या है? ईश्वर को हम धन्यवाद कर रहे हैं, ईश्वर का नमन कर रहे हैं, प्रार्थना के द्वारा हम ईश्वर को याद कर रहे हैं। तो ये क्या है? ये परंपरा ही है जो एक पीढ़ी से दूसरी पीढ़ी में हस्तांतरित होती है। तो योग के अंदर अनुशासन है, सेवा भाव है। तो योग एक बहुत बड़ा साधन माना गया है गुरु शिष्य परंपरा को आज भी जिसने जीवित रखा हुआ है। आप देखते हैं क्लासिकल म्यूजिक से बहुत लोग जुड़े हुए हैं। आज भी जब वो अपनी मतलब गद्दी पर बैठते हैं तो उससे पहले वो अपने जितने भी उनके चाहे तबला है, सितार है या हारमोनियम है, उसको पहले वो प्रणाम करेंगे, उनका तिलक करते हैं। या नया कोई शिष्य जब आता है या कोई नया स्टूडेंट जब एडमिट होता है किसी क्लास में, चाहे वो कथक है, भरतनाट्यम है, तबला है, म्यूजिक में कोई भी ऐसा यंत्र है जिसको बजाना सीख रहा है, उससे पहले पूजा की जाती है, गुरु उसको अपने सानिध्य में लेते हैं। कला में भी आप देखिए, जो कला है उसमें भी आप देखो कि उसमें भी गुरु को बहुत बड़ा माना गया है कि जिससे आपने ये शिक्षा ग्रहण करी है वही आपके लिए सर्वोपरि है। समझ रहे हैं आप सब लोग? तो योग के अंदर जो अनुशासन है, आध्यात्मिक जो आपकी एक आध्यात्मिक भाव भी तो आपके अंदर बढ़ रहा है, एक आध्यात्मिक मार्ग पे भी आप चलते हैं। कहीं ना कहीं देखो पूजा पाठ हमारे आचरण में है, हमारे संस्कारों में ये चीजें होती हैं, लेकिन बहुत बार ये चीजें हमारे घर में होने के बावजूद भी हम उसको नहीं अपनाते। क्यों? क्योंकि हम लोग को लगता है कि हम मॉडर्न सोसाइटी के लोग हैं या हम मॉडर्न जो एजुकेशन है, मॉडर्न एजुकेशन सिस्टम है, हम उसका एक हिस्सा है, तो हमें कोई मजाक ना उड़ाए। बहुत से स्टूडेंट्स ऐसे हैं कि पूजा पाठ उनको जाएंगे, वो मंदिर जाते हैं, पूजा पाठ करते हैं, लेकिन एक पूरी तरह से इस परंपरा को अपनाने में उन्हें कहीं ना कहीं थोड़ी हिचकिचाहट होती है। बट जब वो योग में आ जाते हैं, वो किसी भी फील्ड से हो, चाहे मंत्रोच्चारण उनको बहुत अच्छा आता है, प्रार्थना उनको करनी बहुत अच्छी आ जाती है, तो क्या है, गुरु शिष्य परंपरा आज भी जो जीवित है उसमें योग एक बहुत बड़ा साधन है। योग में आज भी गुरु शिष्य परंपरा को मान्यता दी गई है या चल रही है, वो हमेशा चलेगी। तो इसलिए योग के द्वारा भी आज भी गुरु शिष्य परंपरा जीवित है। अब आपका यहाँ तक जो टॉपिक हुआ है वो गुरु शिष्य परंपरा, गुरु के गुण, शिष्य के गुण, वो आज यहाँ मेरी तरफ से तो पूरी तरह से मैंने कवर कर दिए हैं। आपका जो क्वेश्चन है आप पूछ सकते हैं, कुछ पूछना है इस बारे में? नहीं पूछना तो मैं आगे चलूं? ठीक है। अब नेक्स्ट टॉपिक है आपका मूल्य परक शिक्षा। देखो आपकी इस यूनिट में जो 4th यूनिट था उसमें फर्स्ट था आपका योगा एजुकेशन, सेकंड था आपका, सबसे पहले था एजुकेशन, देन योगा एजुकेशन, और अब है वैल्यू बेस्ड एजुकेशन। क्लियर? अब नेक्स्ट टॉपिक है आपका वैल्यू बेस्ड एजुकेशन। तो सबसे पहले वैल्यू का हिंदी में क्या बोलेंगे? मूल्य। बेस्ड हो गया परक, वैल्यू बेस्ड एजुकेशन मीनिंग मूल्य परक शिक्षा। ठीक है, वैल्यू बेस्ड एजुकेशन का मतलब है मूल्य परक शिक्षा। तो अब हम मूल्य परक शिक्षा को पहले अर्थ से समझेंगे कि मूल्य परक शिक्षा का अर्थ क्या है।
जो मूल्य है, अगर हम हिंदी में इसको समझेंगे तो मूल्य का किसको कहा जाता है? क्या मतलब है मूल्य का? कैसे आप इसको बोलेंगे? अर्चना, कैसे बोलेंगे हम मूल्य को? वैल्यू मैम किसी चीज की ना। ये तो इंग्लिश में मैं वैल्यू क्लियर करूंगी, लेकिन मूल्य को बताओ आप। अगर ऐसे क्योंकि हम कीमत दोनों क्या है? किसी हाँ? चीज का मूल्यांकन करना। अगर हम शिक्षा की बात कर रहे हैं तो शिक्षा में उसके मूल्य को निकालना। ये भी कह सकते हैं, लेकिन मैं सिर्फ मूल्य का मीनिंग पूछ रही हूँ। तो इसकी कीमत क्या है? यस, कीमत। मूल्य का मतलब होता है कीमत, ठीक है? तो अगर आप देखो हिंदी में इसको अगर हम देखेंगे तो मूल्य क्या है? इसके बिना जीवन बिल्कुल व्यर्थ है। मूल्य उसे कहा जाता है, जैसे प्रत्येक वस्तु का महत्व हम कैसे जानेंगे? उसके प्राइस से जानते हैं ना कि कितनी जरूरी है। प्राइस मतलब मूल्य, कीमत। जब हम कोई चीज खरीदने जाते हैं तो हम बेस्ट से बेस्ट क्वालिटी लेते हैं, और जितना बेस्ट होगा वो उतना एक्सपेंसिव होता चला जाएगा। होता है ऐसा ही? यस महंगी से महंगी चीज है जिसकी कीमत बहुत ज्यादा होती है, वही सबसे ज्यादा मूल्यवान माना जाता है। बट यहाँ मूल्यों से मतलब क्या है? मूल्य उसे कहा जाता है जो आपके अंदर आपके वैल्यूज को बढ़ाता है, ठीक है? जैसे कौन कौन से मूल्य होंगे? कैसे आप अपने अंदर मूल्यों को कैटेगराइज करेंगे? संस्कार, अच्छे Yes. संस्कार। यस, और संस्कारों के अंदर कौन कौन सी चीजें आएंगी? बड़ों का सम्मान। यस, और सब लोग एक एक पॉइंट बोलिए। अपने लाइफ की नीतिमत्ता। ऑनेस्टी मैम। ऑनेस्टी, वेरी गुड। और बोलिए पानी। पवित्र भाव। पवित्र भाव। ज्ञान। ज्ञान। देखो मूल्य वही है जो हमारे लिए पॉजिटिव माने गए हैं, जिससे हम एक सोसाइटी में रहने के लिए होते हैं। तो आप लोगों ने जो पॉइंट्स बोले वही वैल्यूज हैं, जैसे सत्य, ईमानदारी, अच्छाई, ये सब क्या है? वैल्यूज हैं जो आपके अंदर डेवलप होनी है, सभी के अंदर। सभी को पता है कि ईमानदारी बहुत जरूरी है, लेकिन जब हम ग्रो करते हैं ना तो कहीं ना कहीं थोड़े थोड़े बेईमानी हमारे अंदर पहले आ जाती है। बेईमानी का मतलब ये नहीं होता कि हम सभी बेईमान हैं, लेकिन थोड़ा बहुत लालच हमारे अंदर ग्रोथ करने का सभी के अंदर होता है। सभी को पता है कि अहिंसा नहीं, सॉरी, हिंसा नहीं करनी है। हिंसा एक बहुत बड़ा मतलब दोष माना गया है, लेकिन कभी ना कभी हम हिंसा कर देते हैं। तो कुछ लोग तो ज्यादा टाइम हिंसा में ही रहते हैं, जबकि उन्हें अहिंसा का मतलब पता है। उन्हें पता है कि हिंसा नहीं करनी है, पर वो क्या है? व्यवहार में है। तो मूल्य का क्या है कि मूल्य के बिना जीवन कुछ भी नहीं है। मूल्य के साथ ही जीवन को अर्थपूर्ण माना गया है। जो मनुष्य या जो मनुष्य मूल्यों को महत्व देता है वो समाज में बहुत महत्वपूर्ण स्थान रखता है, ठीक है? जितनी आपके अंदर जितनी वैल्यूज होंगी ना, आपकी अपनी सोसाइटी में उतनी ही अच्छी इमेज होती है। तो मूल्य का अर्थ है इस प्रकार से कि जिसके अंदर सत्य, अच्छाई, ईमानदारी, ये सब वैल्यूज जिसके अंदर होती है उसका महत्व समाज में उतना ही अधिक माना गया है। और इसके अगर ऑपोजिट देखा जाए तो झूठ, बेईमानी, ये क्या है? अवमूल्य, इनको दोष माना गया है। तो हिंदी में मूल्य क्या है? कीमत। और कीमत क्या होता है? जो आपके अंदर जो अच्छाइयां होती हैं, जो नैतिकता होती है। अब वैल्यू को हम इंग्लिश में समझेंगे कि वैल्यू कहां से आए ये शब्द। तो जो वैल्यू शब्द की उत्पत्ति है वो लैटिन भाषा के वेलेर शब्द से मानी गई है। वैल्यू शब्द की उत्पत्ति लैटिन भाषा के वेलेर शब्द से मानी गई है, जो किसी वस्तु की कीमत या उपयोगिता को व्यक्त करता है। जो किसी वस्तु की कीमत या उपयोगिता को व्यक्त करता है। एक दूसरे अर्थ में भारतीय धर्म ग्रंथों में मूल्यों को शील शब्द के स्थान पर शील शब्द से भी जाना गया है। या अनेक जो जितने भी हमारे धार्मिक ग्रंथ हैं उनमें शील शब्द का प्रयोग किया गया है। शील जो गुरु का पहला गुण माना गया था, विनम्रता, ठीक है? भारतीय धर्म ग्रंथों में मूल्य के लिए शील शब्द अनेक स्थानों पर प्रयुक्त होता है।
इसका जो पर्याय क्या है? इसका पर्याय मूल्य ही होता है। और कहीं कहीं जो ये शील शब्द है वो चरित्र के लिए भी प्रयोग किया जाता है। विद्या जी, आपने साइकोलॉजी में पढ़ा था ना, शील गुण, ठीक है, वो चरित्र के लिए भी माना गया, ठीक है। लेकिन यहाँ पर धार्मिक जो भारतीय धर्म ग्रंथ है उनमें वैल्यूज को शील गुणों के आधार पर भी माना गया, या शील शब्द के द्वारा उनको प्रयोग किया गया है। तो इसको हम एक डेफिनेशन एक कैसे लिखेंगे? मूल्य एक प्रकार का मानक है, मूल्य एक प्रकार का मानक है। मनुष्य किसी वस्तु, मनुष्य किसी वस्तु, क्रिया, विचार को अपनाने से पहले, मनुष्य किसी वस्तु, क्रिया, विचार को अपनाने से पहले यह निर्णय करता है कि वह उसे अपनाए या त्याग दे। आप ऐसा कब महसूस करते हैं? जब आप कोई गलत काम करते हैं ना, तो कहीं ना कहीं से आपकी एक इनर वॉइस आती है कि नहीं, ये गलत है, आप इसे नहीं करेंगे। तो क्या है, जो आपके अंदर वैल्यूज हैं वो कहीं ना कहीं आपको एक निर्देश दे रही हैं कि आप अपनी वैल्यूज को मत खो। आपने कभी भी देखो, आप जब भी कुछ गलत होता है तो आपको एक इनर वॉइस जरूर आती है सबके अंदर। मनुष्य किसी वस्तु, क्रिया, विचार को अपनाने से पहले यह निर्णय करता है कि वह उसे अपनाए या त्याग दे। जब ऐसा विचार व्यक्ति के मन में निर्णायक या निर्णयात्मक ढंग से आता है तो वह मूल्य कहलाता है। क्लियर? दोबारा रिपीट करने की जरूरत है? जब तक आप नहीं बोलेंगे मुझे कैसे समझ आएगा? नहीं मैम। ठीक। अब हम मूल्यों को वर्गीकरण अगर करें कि कितने प्रकार की वैल्यूज होती हैं, तो इसमें मूल्य के प्रकार हैं। नंबर 1 है आध्यात्मिक मूल्य। नंबर 1 आध्यात्मिक मूल्य। नंबर 2 सामाजिक मूल्य। नंबर 3 सांस्कृतिक मूल्य। नंबर 4 नैतिक मूल्य। नंबर 5 राजनीतिक मूल्य। और नंबर 6 अंतरराष्ट्रीय मूल्य। ये तो वैल्यूज हैं जिनको हमने इस प्रकार से अलग अलग वर्गीकरण कर दिया। लेकिन मूल्य परक शिक्षा क्या है, उसकी विषय वस्तु के, हाँ जी, इसमें हम वैश्विक मूल्य भी ऐड कर सकते हैं। वैश्विक मूल्य के अंदर अंतरराष्ट्रीय मूल्य वही होता है जो पूरे विश्व का जिसके अंदर आ जाता है, ठीक है। अंतरराष्ट्रीय मूल्य के अंदर वो वैश्विक मूल्य ही आ गया, ठीक है ना। अब आपका जो टॉपिक है वो है मूल्य परक शिक्षा। तो मूल्य परक शिक्षा की विषय वस्तु को अगर हम उसके अकॉर्डिंग मूल्य को वर्गीकरण करेंगे तो उसमें बहुत से भागों में, निम्न भागों में मूल्य को विभक्त किया गया है। तो इसके अंदर आप लिखेंगे कि कौन कौन सी वैल्यूज होंगी, ठीक है। सबसे पहले है शास्त्रीय मूल्य। शास्त्रीय मूल्य के अंदर कौन कौन सी चीजें आती हैं? शिक्षण में नियमितता या निष्ठा। शिक्षण क्या है? टीचिंग। टीचिंग में जब आप कुछ भी सीखते हैं, ठीक है, टीचिंग जिसमें आप कुछ भी सीखते हैं तो उसके अंदर क्या, एक नियम होना चाहिए। ये वैल्यू होती है मूल्य परक शिक्षा, इसी को बोला जाता है वैल्यू बेस्ड एजुकेशन। और इसमें एक बताया गया कि अनुसंधान तथा प्रकाशन में ईमानदारी। अनुसंधान क्या होता है? रिसर्च। रिसर्च तथा प्रकाशन में ईमानदारी और सत्यनिष्ठा होनी चाहिए कि आप जो भी
रिसर्च कर रहे हैं वो बिल्कुल परख के, जान परख के की होनी चाहिए, उसमें कुछ भी मतलब झूठ या धोखा ना हो। स्वस्थ प्रतियोगिता तथा वस्तुनिष्ठा और सृजनशीलता। प्रतियोगिता मतलब एक हेल्दी कंपटीशन होना चाहिए। स्वस्थ प्रतियोगिता कि जो भी आप शिक्षण ले रहे हैं या जो भी आप अनुसंधान में जो भी रिसर्च आपका वर्क है, वो सब एक ऐसे कंपटीशन से गुजरा हो जो पूरी तरह से हेल्दी हो, कुछ भी फेक ना हो उसमें। ठीक है। सृजनशीलता क्या होती है? क्रिएटिविटी। तो ये वैल्यू बेस्ड एजुकेशन के जो शास्त्रीय मूल्यों के अंतर्गत ये चीजें आती हैं। नंबर 2 है नैतिक मूल्य। नैतिक मूल्य क्या होते हैं? मैम ये कैरेक्टरिस्टिक्स हैं, मतलब कैरेक्टरिस्टिक्स नहीं, जो वैल्यू बेस्ड एजुकेशन है ना, जैसे मैंने अभी बताया कि गुरु शिष्य परंपरा कहीं कहीं आज भी जीवित है। ठीक है। तो उसी की तरह वैल्यूज भी आज भी जीवित हैं और किस तरह की होनी चाहिए। तो जो शास्त्रीय मूल्य होते हैं, शास्त्रीय मूल्यों के अंतर्गत ये चीजें आनी चाहिए। जो आपका टीचिंग प्रोसेस है या जो एक टीचिंग व्यवस्था है या जो एक शिक्षण प्रणाली है, उसके अंदर सब कुछ इस कैटेगरी पे होना चाहिए, इस लेवल पर उसके ये मापदंड हैं, तभी वो वैल्यूज अंतर्गत आएगा। ठीक है। सेकंड है नैतिक मूल्य। नैतिक मूल्य कौन से होते हैं? जो हमारे अपने होते हैं, जो हमारे अंदर होते हैं, जिनसे हम एक सोसाइटी में सोशल कहलाते हैं। ठीक है। वो कौन कौन से होंगे? सच्चाई, अहिंसा, सत्य, ये सब। यस बिल्कुल। लेकिन इसमें हमने इसको 2-3 पॉइंट्स इसके अलग बताए हैं। सबसे पहले सच्चाई तो सत्य ही हो गया। ठीक है। सत्यनिष्ठा, उत्तरदायित्व की भावना और दूसरों के प्रति दया भाव, ये नैतिक मूल्यों की विशेषता है। ये जितने भी वैल्यू बेस्ड, जितने भी मैं आपको पॉइंट्स बता रही हूँ, आप इससे अपने आप को भी पहचान सकते हैं कि हमारे अंदर क्या क्या चीज है और क्या क्या चीजें होनी चाहिए। तो नैतिक मूल्य के अंदर आ गया सच्चाई, सत्यनिष्ठा, उत्तरदायित्व की भावना, दूसरों के प्रति दया भाव, ये नैतिक मूल्य की विशेषता है। थर्ड है सामाजिक और राजनीतिक मूल्य। सामाजिक और राजनीतिक मूल्य के लिए कौन बताएगा क्या होना चाहिए पॉइंट? श्रद्धा जी, आपको समझ आ रहा है? जी जी। सामाजिक में मैं सोचती हूँ कि एज ए कैरेक्टर बेस्ड यू शुड बी प्योर। जैसे फॉर एग्जाम्पल कौन देगा? विद्या जी कौन देगा एग्जाम्पल? जैसे कि राजनीतिक नेता जैसे आश्वासन देते इलेक्शन से पहले, उसे पूर्ण करना उनकी जवाबदारी, रिस्पॉन्सिबिलिटी होती है आफ्टर द इलेक्शन, आफ्टर द कम इन रूलिंग। तो इसमें कौन सी चीजें आ जाती है? राष्ट्रीय एकता तथा अंतरराष्ट्रीय सद्भावना। अंतरराष्ट्रीय सद्भावना क्या होती है? जो हमारे पड़ोसी देश होते हैं उनके प्रति भी हमारे अंदर सद्भाव होने चाहिए। सामाजिक दायित्व तथा नागरिकता, लोकतंत्र आदि राजनीतिक और सामाजिक मूल्य होते हैं। हमारे सभी के अंदर राष्ट्रीय एकता की भावना होगी, कोई भी नहीं चाहेगा हमारा देश टूटे। अंतरराष्ट्रीय जो होता है वो क्या होता है? पूरे वैश्विक स्तर पर सभी को शांति चाहिए, किसी भी तरह की कोई भी अशांति ना हो। जैसे कोरोना टाइम पीरियड में क्या था? सब लोग चीन को दोष दे रहे थे। सबसे पहले कोरोना वहीं आया, वहीं से स्टार्ट हुआ और चीन ने अपने ही देश के लोगों को कितनी बुरी तरह से उस कोरोना में उनको मारा। तो ये चीजें क्या है? हम लोग कैसा चाहते हैं कि वैश्विक शांति भी हो, कहीं भी कोई पीड़ित ना हो, प्रताड़ित ना हो। ठीक है। और इसमें और बोला सामाजिक दायित्व। सामाजिक दायित्व हर प्राणी के होते हैं, जरूरी नहीं है कि जो नेता है सिर्फ उन्हीं के अंदर, ये वैल्यू सभी के अंदर होती है। कल को अगर आप भी किसी पॉलिटिकल उसमें जाते हैं या पॉलिटिक्स में जाते हैं तो आपके अंदर ये क्वालिटीज अपने आप आ जाएंगी। क्यों? क्योंकि हमें पता है कि इसी से हम ऊपर उठ सकते हैं, इसी से उत्थान हो सकता है। तो ये वैल्यूज कौन सी है? सामाजिक और राजनीतिक। नेक्स्ट है वैज्ञानिक स्वभाव मूल्य। फोर्थ पॉइंट है वैज्ञानिक स्वभाव मूल्य। इसके अंदर कौन कौन सी वैल्यूज होनी चाहिए? विवेक, तथ्य आधारित खोज, सृजनात्मक चिंतन, जिज्ञासा और समस्या समाधान के लिए
हमारे उपाय जो होते हैं वो सब वैज्ञानिक मूल्य आते हैं। वैज्ञानिक मूल्यों में और क्या, कैसे आप इसको और इजी उसमें समझ सकते हैं कि जैसे कोरोना में जो वायरस की जो एंटीडोट वो बनानी थी, ठीक है, जो उसका जो सॉल्यूशन ढूंढा गया था उसको बहुत टाइम लग गया था, पर सबसे पहले किसने, इंडिया ने उस चीज को किया और सभी को वो दिया गया है डोज, और उसी के बेस पे कोरोना को कंट्रोल भी किया गया। नेक्स्ट है संवैधानिक मूल्य, 5th पॉइंट। संवैधानिक मूल्य क्या है? जिसमें आर्थिक तथा सामाजिक न्याय, राजनीतिक समानता, एकता एवं धर्मनिरपेक्षता आदि संवैधानिक मूल्य होते हैं, जो संविधान से आते हैं, जो हमारे लॉज होती हैं। मैम प्लीज रिपीट कीजिएगा इस वाले को। आर्थिक तथा सामाजिक न्याय, राजनीतिक समानता, एकता एवं धर्मनिरपेक्षता आदि आदि जो है वो सब क्या है? संवैधानिक मूल्य है। नेक्स्ट है पर्यावरणीय मूल्य। पर्यावरणीय मूल्य 6th पॉइंट। इसके अंदर कौन कौन सी वैल्यूज होनी चाहिए? प्रकृति पर्यावरण का संरक्षण, मतलब जो नेचर है उसका रख रखाव, उसकी रक्षा, ये सबके अंदर ये वैल्यूज होनी चाहिए। अभी हम जोशी मठ का सुन रहे हैं, सभी टीवी पर भी देख रहे हैं किस तरह से जोशी मठ में दरारें आ रही हैं, जिस तरह से वो जमीन में धंसता जा रहा है। तो ये सभी का है कि सभी का एक कर्तव्य बनता है, ये वैल्यू सभी के अंदर होनी चाहिए कि प्रकृति को संभाले, उनकी रक्षा करें। लेकिन इतना ज्यादा उसको मॉडर्नाइज किया जा रहा है कि वहां पे ट्रेन के लिए वहां पटरियां डाली जा रही हैं, सुरंगें बनाई जा रही है, तो उससे क्या है? नेचर के साथ छेड़छाड़ हुई, तो वो कहीं ना कहीं नेचर थोड़ा बहुत तो उसका मांगेगी जवाब। तो ये क्या है? प्रकृति पर्यावरण का संरक्षण या पर्यावरण सजगता, ये सब पर्यावरणीय मूल्य होते हैं। एट्थ पॉइंट है सांस्कृतिक, 7th पॉइंट है सांस्कृतिक मूल्य। सांस्कृतिक मूल्य में कौन कौन से हैं? सांस्कृतिक एकता, दूसरी संस्कृतियों का सम्मान एवं सुरक्षा, ये वैल्यूज सांस्कृतिक मूल्य के अंतर्गत है। तो सांस्कृतिक एकता क्या होता है? सांस्कृतिक एकता होता है कि जो हम अपने कल्चर की, तो में हमारे एक मतलब यूनिटी होनी चाहिए, लेकिन जो अदर कल्चर है, हमारे इंडिया में बहुत से कल्चर के लोग रहते हैं, सबसे ज्यादा हमारे ही इंडिया में लोग अलग अलग उसके हैं, कल्चर के लोग रहते हैं, लेकिन कहीं ना कहीं आप देखो एक एकता है सब में। बहुत शुरू से हम ये चीज पढ़ते भी आ रहे हैं, देखते भी हैं। अगर अब आप ये देखिए कि साउथ का अगर ओणम, केरला में अगर ओणम मनाया जाता है, तो उत्तराखंड में भी उसके लिए अलग से अनाउंसमेंट होती है या तैयारी होती है, क्योंकि सब जगह हर कल्चर के लोग हैं। अगर लोहड़ी पंजाबियों का त्योहार है, तो कहीं ना कहीं उत्तराखंड में भी लोहड़ी की शुभकामनाएं या लोहड़ी के लिए सब चीजें अवेलेबल हैं, लोगों को पता है ये एक त्योहार है। तो हर कल्चर की में एक एकता भी है और उसके सम्मान और सुरक्षा का भाव भी होना जरूरी है, सभी को सम्मान करना चाहिए। तो ये वैल्यूज मानी गई है। तो ये हो गए आपके वैल्यू बेस्ड एजुकेशन के जो कैटेगराइज किया, जो उसको वर्गीकरण किया गया है। इससे रिलेटेड कोई क्वेश्चन है या कुछ पूछना चाहते हैं तो आप पूछ सकते हैं। मैम वैज्ञानिक स्वभाव मूल्य बताइए ना। कौन सा? साउंड बहुत गड़बड़ हो रही है। वैज्ञानिक स्वभाव, वैज्ञानिक 4 नंबर वैज्ञानिक स्वभाव मूल्य। वैज्ञानिक स्वभाव मूल्य मतलब जो भी आप रिसर्च करते हैं, जो भी आपके पास प्रूफ्स हैं, वो आपके विवेक के बेस्ड विवेक के आधार पर होना चाहिए, ज्ञान के आधार पर होना चाहिए। ठीक है, जो भी आपके खोज है, जो भी आप रिसर्च कर रहे हैं, जो भी खोज है, वो क्या है? वो बिल्कुल सत्य होने चाहिए। ऐसा नहीं कि हमने
किसी भी बेस पे उसको बना दिया, मतलब उनके प्रूफ्स अवेलेबल होने चाहिए, ये वैल्यूज मानी गई है। अगर आप एक साइंटिस्ट हैं तो आपकी रिसर्च बिल्कुल सत्य के बेस पर होनी चाहिए, ज्ञान के बेस पर होनी चाहिए। सृजनात्मक चिंतन, इसके अंदर जो सेकंड वैल्यूज बताई गई है वो है सृजनात्मक चिंतन, मतलब जो भी आप चिंतन कर रहे हैं वो क्रिएटिव होना चाहिए, कुछ नया। दर्शन को देखते हैं आप, दर्शन जो हमारे दर्शन है उसमें भी कुछ ना कुछ थॉट, जिसके भी देखो कुछ ना कुछ क्रिएटिव रहता है हर बार। एक अगर आप देखेंगे, अगर 5 फिलोसफर है ना तो उनकी 6 फिलोसफी होंगी, तो वो किस लिए? क्योंकि क्रिएटिव माइंड है, कुछ ना कुछ दिमाग में जैसा आता है वो उसको रिसर्च पे डाल देते हैं, उसको सत्य मानने के कराने के लिए प्रूफ ढूंढते हैं। ठीक है, तो जो वैज्ञानिक स्वभाव है उनमें कौन कौन सी वैल्यूज होनी चाहिए, वो बिल्कुल विवेक के आधार पर हो। ठीक है, तो ये आपके हो गया वर्गीकरण क्या, मूल्यपरक शिक्षा के जो वर्गीकरण है। अब आप मूल्यों को कैसे समझाएंगे? चलो ये तो वर्गीकरण के आधार पर हमने मान लिया कि ये होना चाहिए, बट आप इनको कैसे पहचानेंगे, कैसे इनको स्पष्ट कर सकते हैं? तो उसके भी कुछ पॉइंट्स हैं। मूल्यपरक शिक्षा की आवश्यकता मतलब क्यों मानी गई है? ये हमारी जो एजुकेशन है उसमें वैल्यू बेस्ड वैल्यूज की क्यों जरूरत है? तो उसके लिए मूल्यपरक शिक्षा की आवश्यकता, ये एक हेडिंग आप डालेंगे और उसके अंदर पॉइंट्स लिखेंगे। अगर आप लिख के बहुत थक गए हैं तो आप सुन भी सकते हैं। ठीक है, क्योंकि थोड़ा लेंथी टॉपिक है ये और आपको थोड़ा डिटेल इसमें चाहिए होगी समझने के लिए। तो सबसे पहला पॉइंट है मूल्य अंतर्द्वंद की स्थिति से बचने के कारण, मूल्य अंतर्द्वंद की स्थिति से बचने हेतु इसकी आवश्यकता है। जो अंतर्द्वंद होते हैं ना हमारे, उनसे बचने के लिए। कैसे होते हैं अंतर्द्वंद, क्या क्या हो सकता है उसमें? अच्छाई का बुराई पर विजय, और मन में जो रावण है उस पे राम का विजय होता है। राम का विजय होना, बिल्कुल सही। कई बार ऐसा होता है कि हम बहुत ग्रो कर लेते हैं, बहुत जो हमें जिस लेवल पर पहुंचना होता है हम वहां पहुंच जाते हैं, लेकिन कहीं ना कहीं हमारे अंदर एक असंतुष्टि रहती है, असंतोष की भावना रहती है। तो वो अंतर्द्वंद हमारे अंदर चलता है। क्यों? क्योंकि हमारे अंदर जो हमारी वैल्यूज है हमें उनका पता ही नहीं है, ज्ञान ही नहीं है। अब आप ये देखो कि अगर आपके सामने कोई एक समस्या ऐसी आ जाए कि वो आपको पहले ही बता रही है कि मुझे आना है, मैं आऊंगी, फ्यूचर में ये प्रॉब्लम आनी है, तो हम मेंटली कहीं ना कहीं प्रिपेयर रहते हैं कि अगर इस तरह की सिचुएशन आ गई तो हम कैसे बचेंगे उससे। क्यों? क्योंकि हमारे जो वैल्यूज है उन्होंने हमें पहले अवेयर कर दिया। लेकिन कई बार क्या होता है कि हम अपनी वैल्यूज को तो पहचान ही नहीं पाते कि हमारे अंदर क्या क्या वैल्यूज है, लेकिन जैसे ही कोई प्रॉब्लम आती है तो हम एकदम से डगमगा जाते हैं उसमें। ठीक है, जैसे डगमगा जाएंगे तो उस सिचुएशन में अपने आप को कंट्रोल करना या उस सिचुएशन से बाहर निकलना, ये सबसे बड़ा अंतर्द्वंद होता है कि हमें यही समझ नहीं आता कि क्या करना चाहिए और क्या नहीं करना चाहिए। तो तब क्या चीजें काम आती हैं? तब काम आते हैं हमारे संस्कार, हमारे जो बड़ों का साथ, ये सब चीजें तब हमें उस समस्या से निकलने में हेल्प करती हैं। तो जो वैल्यूज हैं वो अंतर्द्वंद की स्थिति से बचने के लिए बहुत जरूरी है। ठीक है, नेक्स्ट पॉइंट है इसमें सुखद भावी जीवन हेतु। सुखद भावी जीवन हेतु का मतलब होता है कारण के लिए, हेतु मतलब सुखद भावी जीवन जीने के लिए वैल्यूज जरूरी है। जो इंडियन कल्चर है ना वो धीरे धीरे क्या है, उपभोक्ता संस्कृति की तरफ विकसित हो रहा है। मतलब सिर्फ हम क्या करना चाह रहे हैं, उपभोग करते हैं, उसका फायदा उठाना चाह रहे हैं, बट हम अपने कल्चर में पूरी तरह से उसको पाल नहीं रहे हैं। हम वेस्टर्नाइज जल्दी होते हैं, बुरी चीजों को हम जल्दी सीख रहे हैं। आप हमारी जो नेक्स्ट जनरेशन है या हमारी जो हमसे छोटी जो नेक्स्ट जनरेशन है उसको आप देखो, अगर आप उन्हें कल्चर समझाने बैठ जाओ ना तो वो बहुत जल्दी बोर हो जाते हैं। तो वैल्यूज तो बहुत नामचारे के लिए रहती है व्यक्तित्व में। तो सुखद भावी जीवन के लिए उन्होंने क्या बोला है कि अगर आपके अंदर वैल्यूज है तो आपकी इंद्रियां हमेशा क्या होंगी, व्यवस्थित या संयमित रहती हैं। इंद्रियां क्या है, जो हमें बाह्य विषयों के साथ जोड़ती हैं।
अगर आपके अंदर वैल्यूज हैं या आप योग को के मतलब छात्र हैं या स्टूडेंट हैं, तो वैल्यूज कैसे डेवलप हो रही है आपके अंदर कि आप बाह्य विषयों के साथ संलग्न तो होंगे, लेकिन अपने ऊपर उन्हीं को हावी होने देंगे जो जरूरी है, जो आवश्यक चीजें हैं। तो सुखी जीवन कब होता है? जब हमारी इच्छाएं कम होती हैं, जब हमारे अंदर असंतोष कम होता है। तो वैल्यूज हमारे अंदर असंतोष के भाव को कम करती हैं, हमारी इच्छाओं को संयमित रखती हैं। ठीक है, बताया भी गया है ना यम नियम में, यमों में बताया है। क्या था वो पॉइंट जिसमें बहुत ज्यादा चीजें सही जोड़कर नहीं रखनी चाहिए? अपरिग्रह। कौन सा पॉइंट है अपरिग्रह? आरफा जी, अपरिग्रह कौन सा पॉइंट है? 5वां है। छठा। ये तो पॉइंट ही नहीं है, पॉइंट 5 है। 5 है। हाँ, श्रद्धा जी, और ये पीछे ऊपर सविता गुलाटी जी, आपने यम नियम पढ़े होंगे, योग से आप जुड़े हुए हैं पहले भी? अब जुड़ना स्टार्ट हुई हूँ। आपका और श्रद्धा जी, आपको पता है यम नियम के बारे में? हमारे अष्टांग योग में जो यम नियम आसन प्रत्याहार धारणा ध्यान समाधि है, इसमें आप में यम में अपरिग्रह या यम हाँ। नियम में यम में आता है अपरिग्रह। जी, आप थोड़ा कंफ्यूज हो रहे हैं, कोई बात नहीं, होता है, क्योंकि यम नियम भी याद रखना ये भी बहुत बड़ा एक, ये भी वैल्यूज ही हैं, इनको ध्यान में रखना बहुत जरूरी है। तो अपरिग्रह क्या है? उतना जोड़ो उतना रखो अपने पास जितनी जरूरत है, जितना आपकी जरूरत है, जरूरत से ज्यादा त्याग नहीं रखना चाहिए। जरूरत से ज्यादा तो जब आपके अंदर ये वैल्यूज डेवलप होती है तो आपका जीवन तो अपने आप सुखद हो जाएगा। नेक्स्ट है अनैतिकता की परख। अनैतिकता की परख हेतु या अनैतिकता की परख के लिए मूल्यपरक शिक्षा जरूरी है या मूल्यपरक शिक्षा की आवश्यकता है। अब अगर हम देखें, हम अनैतिकता कब देखते हैं? जब हमारे बच्चे हमारे साथ कुछ गलत व्यवहार करते हैं, क्योंकि जो हमारे बच्चे होते हैं या जो हमारे फैमिली में हमसे छोटे भाई बहन जो भी हमारे से नेक्स्ट जनरेशन होती है, उनके टच में कौन लोग ज्यादा होते हैं? हम, हमारा आस पड़ोस, उनके स्कूल, ठीक है, या जिस समुदाय में वो रहते हैं। लेकिन धीरे धीरे क्या होता है, जब वो बड़ा होने लगता है ना, तो उनकी अच्छी और खराब आदतें, वो जो व्यवहार जो उनका बनता है, वो हम कब समझते हैं? जब हम उनके अंदर उस आचरण की कमी देखते हैं जो संस्कार हमने डाले। तो वैल्यू बेस्ड एजुकेशन कहाँ जरूरी है? जो आपको नैतिकता और अनैतिकता में फर्क समझाए। नैतिक क्या होते हैं? जो हमारे जो सोसाइटी के लिए बहुत इंपॉर्टेंट माने गए हैं, जो सोशल होते हैं। अनैतिकता क्या हो गई? जैसे बुराई, बुरी चीजें, बुरी आदतें जब हो जाती, जैसे नशा हो गया। जितने भी अभी जो भी स्कूल कॉलेजेस हैं, आप देख रहे हैं कि नशा धीरे धीरे सबको अपनी ओर खींच रहा है। गलत व्यवहार, बड़ों का सम्मान ना करना, ये अनैतिकता के अंतर्गत आते हैं। तो इन सब चीजों को दूर करने के लिए वैल्यू बेस्ड एजुकेशन की जरूरत है। जितने भी आप स्कूल्स में देख लीजिए, आप बच्चे बहुत अच्छे अच्छे स्कूल्स में पढ़े होते हैं, लेकिन पैर छूने की जो एक परंपरा है हमारे घर में, नमस्कार करने की एक परंपरा है या आशीर्वाद लेने की एक परंपरा है, वो धीरे धीरे खत्म होती चली गई है। बच्चों को पता ही नहीं है पैर भी छूने। आप अपने से कितने भी छोटे बच्चे से मिल लो, वो आपको कैसे आपको कैसे मिलेंगे या कैसे करेंगे? हाय आंटी, हेलो अंकल। लेकिन हमारे संस्कारों में तो ये है ही नहीं। हम अपने से छोटे बच्चों को कभी या अपने से बड़ों को कभी तू करके या तुम करके भी नहीं बात कर सकते थे। तो धीरे धीरे क्या है, जो एजुकेशन है उनमें ये सब चीजें लुप्त होती गई। तो वैल्यू बेस्ड एजुकेशन इसलिए जरूरी है कि बच्चे के अंदर नैतिकता का आचरण आए और उन्हें फर्क समझ आए कि नैतिक और अनैतिक क्या होता है। ठीक है, इसलिए ये एजुकेशन जरूरी मानी गई है। 5th पॉइंट, इसमें नेक्स्ट पॉइंट है भौतिक संस्कृति तथा आध्यात्मिक संस्कृति में समन्वय हेतु। जो भारतीय संस्कृति है उसका आधार क्या है? आध्यात्मिक दर्शन। जो भारतीय संस्कृति है उसका आधार आध्यात्मिक दर्शन है। लेकिन ये धारणा कब थी? प्राचीन काल में।
आज जो भारतीय संस्कृति है वो पूरी तरह से भौतिकवादी हो गई है, ठीक है, या भौतिकवाद की तरफ अग्रसर होती जा रही है, ठीक है ना। तो धीरे धीरे जो ये बढ़ता जा रहा है ना, जो वेस्टर्नाइज होती जा रही है हमारे कल्चर, उससे उसमें दोनों में समन्वय स्थापित करना, उसके लिए भी वैल्यू एजुकेशन बहुत जरूरी है कि दोनों में एक समन्वय होना चाहिए। हमें ये अंतर समझ में आना चाहिए कि किस कल्चर को हमें अडॉप्ट करना है, किस कल्चर से हमें दूर रहना है। ऐसा नहीं है कि वेस्टर्न कल्चर में हर चीज बुरी है, नहीं, हम किसी भी कल्चर में ये दोष नहीं निकाल सकते, लेकिन अपने कल्चर को हमें बढ़ावा देना चाहिए, ठीक है। इसीलिए आपने देखा स्कूल कॉलेजेस में या जो भी हमारे जितने भी ये ऐसे सोसाइटीज हैं, हर तरह के त्योहार, हर तरह के जितने भी वार्षिक उत्सव हो गए या जितने भी गजेटेड जो हॉलीडेज जिस पर आती हैं, जो भी 26 जनवरी, 15 अगस्त या फिर जो भी और त्योहार है, आजकल मकर संक्रांति है, इन सब त्योहारों को कहीं ना कहीं किसी ना किसी रूप में स्कूल में सेलिब्रेट किया जाता है, जिससे बच्चे इसको समझें, बच्चों को पता चले कि हमारा कल्चर क्या है, ठीक है ना। एक समन्वय स्थापित करने के लिए अगर वैलेंटाइंस डे उनको मनाना उनको अच्छा लगता है या वैलेंटाइंस डे के लिए बहुत एक्साइटेड होते हैं, तो दिवाली में भी किस तरह की पूजन होना चाहिए, दिवाली पे किस तरह के कपड़ों को या किस तरह दूसरों को दान देना चाहिए, दूसरों को गिफ्ट देने चाहिए, ये सब प्रथाएं या परंपराएं हम अपने बच्चों को सिखाते हैं। तो ये एक समन्वय है वेस्टर्न कल्चर और इंडियन कल्चर के बीच में, किस तरह आपको बैलेंस बना के चलना है, ठीक है। तो आज सिर्फ इतना ही, अगर इससे रिलेटेड आपको कुछ पूछना है तो आप बताइए। मैम मुझे कुछ पूछना था, हाँ जैसे जी। कि ये हम लोग पढ़ रहे हैं तो मतलब समझ में आ रहा है, ऐसा नहीं है, लेकिन मतलब इसमें मल्टीपल क्वेश्चन अगर निकालने हो तो वो समझ नहीं आ रहा है कि कैसे निकालें। देखो थोड़ा सा आपके पास अगर क्वेश्चन जैसे आए भी, अभी तो क्वेश्चन पेपर आपको शेयर किया था सर ने, नहीं, अभी नहीं किया कोई है। आपको पता चला क्या पैटर्न होना चाहिए? नहीं, अभी मतलब क्वेश्चन के बारे में बस यही पता चला कि इसमें मल्टीपल क्वेश्चन आएंगे जिसमें आपको मल्टीपल चूज क्वेश्चन। करना है। देखो एजुकेशन से रिलेटेड आपके पास क्वेश्चन आ सकते हैं, ठीक है, योग एजुकेशन से रिलेटेड क्वेश्चन आ सकते हैं कि वैल्यू बेस्ड एजुकेशन और योग एजुकेशन में कितना अंतर है, या वैल्यू बेस्ड एजुकेशन योग से आप कैसे डेवलप कर सकते हैं। तो कुछ ऑप्शन नीचे दे दिए जाएंगे, अनुशासन है ना, विनम्रता है, इस तरह के कुछ तो किसी एक पे आपने टिक कर दिया। मेरे ख्याल से तो ये ऐसे ही आएगा, ऐसे नहीं कि जैसे मैं आपको डिटेल समझा रही हूँ तो उसी तरह के क्वेश्चन आपके, नहीं, ऐसा नहीं है। वैल्यू बेस्ड एजुकेशन के बारे में आपको पूरा पता होना चाहिए। मैं तो आपको इतना क्लियर कर सकती हूँ कि वैल्यूज क्या है, वैल्यू बेस्ड एजुकेशन क्या है, बट ये क्यों जरूरी है, ठीक है, इसमें ये कितने प्रकार की होती है, ये सब आपको पता होना चाहिए। सपोज आपके पास क्वेश्चन आ जाता है कि क्या आध्यात्मिक मूल्य हमारे मूल्यों में, या आध्यात्मिकता हमारे मूल्यों में है, तो आप एकदम उसको टिक कर सकते हैं, बिल्कुल है, क्योंकि हमें अपने धर्म के प्रति सजग करती है, ठीक है ना। तो इस तरह के क्वेश्चंस आएंगे, बट आपको पूरा नॉलेज डीप तो होनी जरूरी है, इसीलिए आपको मैं नोट भी कराती हूँ कि आप थोड़ा बीच में लिखिए, है ना। अगर आपके पास एजुकेशन आ गया कि एजुकेशन, योगा एजुकेशन और वैल्यू बेस्ड एजुकेशन में क्या संबंध है, तो आप तीनों के नीचे अगर एक पॉइंट आ गया कि इसमें नैतिकता है, यस, या 2 पॉइंट और उससे अलग आ गए, 3 पॉइंट बिल्कुल डिफरेंट आ गए, नैतिकता आ गई, सहानुभूति आ गई, दया आ गई, या एक पॉइंट आ गया इसमें कि चारों ही सही हैं, तो आप चारों पे टिक कर सकते हैं, सारी सही है, ठीक है। तो ये मैंने एक एग्जांपल दिया है, बट मुझे भी अभी श्योर नहीं है कि क्वेश्चन पेपर कैसा आएगा, है ना, क्योंकि वाईसीबी हमारे लिए भी अभी हम देख ही रहे हैं कि किस तरह के क्वेश्चन अब आ सकते हैं उसमें। तो ये एक एग्जाम्पल है ऐसे कि एजुकेशन, शिक्षा से रिलेटेड आपके पास आ जाएगा, ठीक है। मैम, आप ये मत यही कुछ थोड़ा सा कंफ्यूज हो रहा था तैयारी करते हुए ना, डाउट कि क्लियर इतना कीजिए, डिटेल में हम लोग लिख भी रहे हैं और पढ़ भी रहे हैं, वो और सिर्फ हमें इसलिए, मल्टीपल क्वेश्चन इसमें से निकालने हैं। नहीं नहीं, ऐसा ये इसलिए डिटेल आपको दी